प्रकाश अंबेडकर को महाविकास आघाड़ी ने एक्सेप्ट किया, तब मेरी पहली कमेंट थी कि ये उन्होंने खतरा मोल लिया। पिछले लगभग 2-4 साल से संजय निरुपम कांग्रेस में कहीं भी दिखते नहीं थे, वो अलग थलग पड़े हुए थे। अब इस चुनावी माहौल में उन्होंने कांग्रेस अलायंस के अंतर्गत विरोध को लेकर उन्होंने अपने आवाज को थोड़ा आगे तेज किया, जिसके कारण उनकी खुद की कोई स्पेस बने और वो दोबारा कांग्रेस पार्टी में अपना वर्चस्व, अस्तित्व साबित करने में लगे थे। और इस कोशिश में वो अनपशना बयानबाजी कर रहे थे, तो उनको महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने हाल ही 6 साल के लिए निलंबित किया। राज्य में महाविकास आघाड़ी अगर इकट्ठा मजबूत होती तो बीजेपी के लिए कड़ी टक्कर होती, बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होती। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी पूरे देश में तेज है। सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में और उसके बाद महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें। क्या महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक है? क्या है महाराष्ट्र के राजनीति की जमीनी हकीकत? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स पे आज कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस एपिसोड में, और हमारे साथ एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने साहब हैं। लगातार अम्बेडकर नामा पर आप सुन रहे हैं, और इनकी अपनी एक पार्टी भी है, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, जरा ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्वागत है सर। जय भीम। जी, जय भीम प्रोफेसर जी, बताएं सर, क्या चल रहा है? जी। महाराष्ट्र एक तो 5 फेज का इलेक्शन है और उसपे पहले फेज में 5 सीटों के ऊपर आने वाले 19 अप्रैल को मतदान होना है। जो सीटें विदर्भ की कुल मिला के 10 सीटें हैं, उसमें से 5 सीटों पर पहले फेज का वोटिंग 19 अप्रैल को होने वाला है। महाराष्ट्र की राजनीति, जैसे आपने कहा कि कुल मिला के 48 सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश के बाद की बड़ी सीटें हैं, बड़ा सीटों वाला स्टेट है, और इसलिए दोनों का भी जो स्टेक है, क्लेम है, वो भी बड़ा है। और जब मैं दोनों का कह रहा हूँ तो महाराष्ट्र में 2 गठबंधन है। एक बीजेपी का गठबंधन है, उसको महायुति कहते हैं, महायुति, ग्रैंड अलायंस। ये महायुति, ये मराठी शब्द प्रयोग है, तो उसको महायुति कहते हैं। और दूसरा जो अलायंस है वो कांग्रेस लेड अलायंस है, उसको महाविकास आघाड़ी कहते हैं जी। ये 2 तबके बड़े हैं। अब पिछले विधानसभा में 2019 में पार्टियों की संख्या कम थी, क्योंकि उसके बाद शरद पवार के एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसका विघटन होके 2 फाड़ हो गए। उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के शिवसेना, उसके 2 फाड़ हो गए, और इसलिए 2 प्लेयर एडिशनल हो गए। अब एक तरफ बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे से टूटी हुई आदि शिवसेना, जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, इनके लीडरशिप में काम करती है, वो उनके साथ है। और दूसरे शरद पवार जी के भतीजे अजित पवार, जो अभी महाराष्ट्र सरकार में डेप्यूटी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर है, उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये 2 बड़े धड़े महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ है। और अन्य छोटी मोटी पार्टी है, उसमें कुछ गलत सलत रिपब्लिकन पार्टी के भी लोग हैं जो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, वो एक तरफ है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में अभी हाल में कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी की आदि
टूटी हुई या बची हुई नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की जो उनके पास आधी शिवसेना बची है वो शिवसेना, ये तीन बड़ी पार्टियां हैं। और इनको फिर सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी जो इंडिया ब्लॉक के घटक दल है, ये अलायंस में सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। ये दूसरी महाविकास आघाड़ी है। तो जो मुख्य लड़ाई महाराष्ट्र में है वो एक महायुति बनाम महाआघाड़ी। महाराष्ट्र में एक तरफ बीजेपी लेड अलायंस और दूसरी तरफ कांग्रेस लेड आघाड़ी मोर्चा, ये दोनों के बीच में लड़ाई है। अब इसमें कई सारी पार्टियां हैं, जैसे हमारे जैसे लोग हैं या प्रकाश अंबेडकर है या एमआईएम है, वो स्वतंत्र रूप से राजनीति में है, वो दोनों जगह कहीं का भी हिस्सा नहीं है। हालांकि इसमें प्रकाश अंबेडकर इन्होंने कोशिश की थी, उन्होंने महाविकास आघाड़ी जाने के लिए मीटिंगें भी अटेंड की, डायलॉग भी किया, शिवाजी पार्क में राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के मंच पर डायस भी शेयर किया। लेकिन 4 दिन पहले वो आघाड़ी से बाहर निकले और उन्होंने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जो मुस्लिम वोट के पॉकेट के ऊपर अपना दावा जमाने वाली एमआईएम, जो असीउद्दीन अपने ओवैसी जी है, बैरिस्टर ओवैसी, उनके लीडरशिप में वो अकेली है। अब राष्ट्रीय लेवल पे सीपीआई और सीपीएम ये इंडिया गठबंधन के साथ तो है, लेकिन इनको महाराष्ट्र में कांग्रेस लेड अलायंस में महाविकास आघाड़ी में एक भी सीट नहीं मिली है, एक भी सीट इनको नहीं मिली है। तो महाराष्ट्र में परभनी नाम की लोकसभा है, वहां सीपीआई ने अपना उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से उतारा है। तो सीपीआई भी लगभग इनके साथ जाने को तैयार नहीं। फिर दूसरे जो नेता हैं, ये शेतकरी आंदोलन के, किसान आंदोलन के राजू शेट्टी, जो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, वो भी महाविकास आघाड़ी में सेट होने जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ दोनों जाने। वो भी अब स्वतंत्र रूप से एक लोकसभा सीट के ऊपर, वो कोल्हापुर के नजदीक एक हाथकणंगले नाम की लोकसभा सीट है, वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। फिर सीपीएम जो है वो एक चुनाव सीट के लिए अब डिमांड कर रहा है, और वो है नासिक के नजदीक डिंडोरी नाम की सीट। उस सीट के ऊपर वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिला के राज्य में महाविकास आघाड़ी अगर इकट्ठा मजबूत होती तो बीजेपी के लिए कड़ी टक्कर होती, बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होती। लेकिन ये महाविकास आघाड़ी की जो तीनों पार्टियां हैं, कांग्रेस, शरद पवार जी की राष्ट्रवादी पार्टी और तीसरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये भी तीनों अपनी खोई हुई जमीन वापस कमाने में लगे हैं। वो भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगे हैं। अपना परिवार है उनकी, और कुछ बहुत सारे मामले हैं, इनकी हिफाजत उनका प्राथमिक कर्तव्य तो है ही। उसके लिए वो अपने जो गढ़ है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और इसलिए ये तीन पार्टी में भी लगभग 5-6 सीटों के ऊपर आपस में टकराव है। बात यहाँ तक पहुंची है कि हो सकता है ये तीनों मिलके फ्रेंडली कॉन्टेस्ट के नाम से एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये हालत महाविकास आघाड़ी में है, और लगभग यही हालत महायुति के लेवल पर भी है। बीजेपी लेड अलायंस में भी सभी कुछ आलबेला ऐसा नहीं है। वहां भी जो अजित पवार की पार्टी, जो शरद पवार की पार्टी से टूट कर आई, या एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के शिवसेना से टूट कर आई, इनको अपने अपने सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सीट देने में मुश्किलें पड़ रही है। बीजेपी ये कह रही है कि सर्वे के मुताबिक अजित पवार के उम्मीदवार और एकनाथ शिंदे के शिवसेना के उम्मीदवार
अब चुनाव जीत नहीं पाएंगे और इसके लिए उनको चुनाव मैदान में उतारना मुमकिन नहीं है, अच्छा नहीं है, इससे नुकसान हो सकता है। तो इस खतरे से बचने के लिए बीजेपी खुद सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने की कवायद करने जा रही है और एकनाथ शिंदे और अजित पवार इनके सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी टिकट नकार कर बीजेपी नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारना चाहती है। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस मामले में एकनाथ शिंदे और अजित पवार इनकी एक नहीं सुनेगी और अपनी दादागिरी इनके ऊपर करेगी। तो उससे भी थोड़ी बहुत नाराजगी इन दलों में है, इनके सिटिंग एमपी में है। मतलब कुल मिला के एक तरफ बीजेपी की महायुति और दूसरी तरफ कांग्रेस, राष्ट्रवादी, उद्धव ठाकरे, शिवसेना की महाविकास आघाड़ी या इंडिया, ये दोनों पक्षों में, दोनों गठबंधन में सभी कुछ आलबेल नहीं है, अभी भी कुछ अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा है, जिसमें पहले फेज के चुनाव की प्रक्रिया जोरों पर है, दूसरे फेज के नॉमिनेशन का 4 तारीख को खत्म हुआ है, तो लगभग दूसरी फेज भी शुरू हुई है। ऐसे हालत में ये आपस में टकराव, अंदरूनी संघर्ष और इसके बीच ये दो बड़े अलायंस के बीच का संघर्ष इस चुनाव में महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो संजय निरुपम कांग्रेस छोड़ गए, उनसे मां संजय निरु संजय निरुपम जी पहले शिवसेना में थे, जब जी। इकट्ठी शिवसेना थी तो वो शिवसेना में थे। शिवसेना से बाद में वो कांग्रेस पार्टी में आ गए। फिर वो मुंबई के एमपीसीसी मतलब महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बने। हाँ, एक बार राज्यसभा भी रह चुके हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हाँ, लेकिन अब पिछले लगभग 2-4 साल से संजय निरुपम कांग्रेस में कहीं भी दिखते नहीं थे, वो अलग थलग पड़े हुए थे। अब इस चुनावी माहौल में उन्होंने कांग्रेस अलायंस के अंतर्गत विरोध को लेकर उन्होंने अपने आवाज को थोड़ा आगे तेज किया, जिसके कारण उनकी खुद की कोई स्पेस बने और वो दोबारा कांग्रेस पार्टी में अपना वर्चस्व, अस्तित्व साबित करने में लगे थे। और इस कोशिश में वो अनपशनाप बयानबाजी कर रहे थे, तो उनको महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने हाल ही 6 साल के लिए निलंबित किया। अब इसमें एक बड़ी बात समझने की जरूरत है कि महाराष्ट्र में सचमुच कांग्रेस के बड़े नेता क्या बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए कमर कस के चुनाव मैदान में है क्या? तो उसका जवाब लगभग निगेटिव आता है, ना के बराबर आता है। और जब ना के बराबर आता है तो उसका कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। इसका खुद मिसाल के तौर पर एक तो नाना पटोले जी महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे, जबकि उनसे ज्यादा बेहतर वो जो विदर्भ की भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट है, वहां दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं था और पिछली बार वो गडकरी के खिलाफ लड़े थे। अब गडकरी के खिलाफ जो कैंडिडेट उतारा है वो नागपुर के है, वो भी बेचारे इच्छा के विपरीत वो चुनाव मैदान में है, तो वो भी कोई राजी खुशी से चुनाव नहीं लड़ रहे। फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के विधानमंडल के विरोधी पक्ष नेता है मिस्टर वडेट्टीवार, विजय वडेट्टीवार, ये भी चुनाव मैदान में नहीं है, उन्होंने भी अपने लड़की का नाम आगे किया था। तो ये कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं, वो कांग्रेस पार्टी कितनी भी नीचे डूबती चली जाए, अपने लड़का, अपने लड़की, अपनी बीवी, भाई भतीजा, इनको ही आगे करते रहते हैं। ये अभी भी देखने को मिलता है। सातारा जैसे लोकसभा सीट पर कांग्रेस का अच्छा फील्ड है, सांगली जैसे जगह पर कांग्रेस की अच्छी फील्ड है,
लेकिन सांगली में शिवसेना और कांग्रेस के बीच में सीट को लेकर रस्साकसी का खेल चल रहा है। अभी तक वो सुलझा नहीं है और ऐसी लगभग 5-6 सीटें हैं जो इनके आपस के झगड़े के कारण बीजेपी जीत सकती है। तो ये इस तरह का माहौल में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चुनाव अपने ताकत पर लड़ने के लिए उतने दमदार साबित नहीं हो रहे और यही मौका मिला संजय निरुपम को। हालांकि संजय निरुपम ने अभी भविष्यवाणी की है कि कांग्रेस में कुछ भी बचा नहीं है और कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। ये उन्होंने अपनी तरफ से भविष्यवाणी की है, लेकिन संजय निरुपम से कांग्रेस से बाहर जाने से कोई बड़ा भारी बदलाव उलटफेर होगा ऐसी कोई गुंजाइश महाराष्ट्र के, मुंबई के, उत्तर भारतीयों के राजनीति में बिल्कुल नहीं है। प्रकाश अंबेडकर निकल गए हैं महाविकास आघाड़ी से। मैंने शुरू में ही कहा था कि जब प्रकाश अंबेडकर को महाविकास आघाड़ी ने एक्सेप्ट किया तब मेरी पहली कमेंट थी कि ये उन्होंने खतरा मोल लिया। ये उन्होंने खतरा मोल लिया क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में मैं खुद बाला साहब अंबेडकर जी के साथ 2-3 घंटे बैठकर कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहिए या एंटी बीजेपी अलायंस के साथ हम लोगों ने जाना चाहिए, उसके उसके कारण महाराष्ट्र में अंबेडकराइट पॉलिटिक्स जिंदा होगी, दलित राजनीति जिंदा होगी, एक अलग एंगल बन सकता है। तब उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, कांग्रेस को बिल्कुल लताड़ दिया या एंटी बीजेपी अलायंस को रिजेक्ट किया। लेकिन अब इस चुनाव में वो किसी भी कीमत पर अलायंस के अंदर आने के लिए बेताब नजर तो आ रहे थे, लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। अलायंस की पार्टियां कैसी चले वो पार्टी वाले तय करेंगे, वो पार्टी वाले तय करेंगे किसको टिकट देना है नहीं देना है, वो तय करेंगे। लेकिन इस मामले में भी प्रकाश अंबेडकर दूसरे दलों के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी दे रहे थे और फिर हर एक मीटिंग में नया मुद्दा लाकर अलायंस में कोई कठिनाइयां कर रहे थे। ये हालात है। लेकिन मैं यहाँ दूसरा भी मुद्दा क्लियर करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में अंबेडकराइट पॉलिटिक्स अपने पैरों पर खड़ी रहे, ये कांग्रेस भी नहीं चाहती, ये शरद पवार की भी पार्टी नहीं चाहती या उद्धव ठाकरे की पार्टी भी नहीं चाहती। ये सभी लोग चाहेंगे कि महाराष्ट्र में अंबेडकराइट पॉलिटिक्स उनकी पिछलगू बनकर रहे, हमारे झंडे उठाते रहे। ये भी एक सच्चाई है और इस सच्चाई के तहत उन्होंने पिछले लगभग 20-25 साल के चुनाव में अंबेडकराइट पॉलिटिक्स को कभी भी उभरने नहीं दिया, कभी भी नहीं उभरेगी, इसके खबरदारी के तौर पर उपाय योजना की है। ये भी बात सच है और इसीलिए प्रकाश अंबेडकर महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं है। इसमें जितने प्रकाश अंबेडकर जिम्मेदार है उतने ही महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के नेता जिम्मेदार है। इस बात को हम लोगों ने जमीनी हकीकत को समझना चाहिए। माने साहब, अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स कैसे खड़ा होगा? वहाँ पे देखिए वाम सब की भी 2 पार्टियाँ हैं वहाँ पर, प्रकाश जी की पार्टी है, आपकी पार्टी है, तो लिमिटेड वोट है, उस वोट से कैसे खड़ा होगा? ये कोई विकल्प पे कोई बातचीत होती है कभी दलित नेताओं, ऐसा एक्टिविस्ट है ना ऑर्गेनाइजेशन वाले? कि ऐसा है कि इसीलिए जब हम लोगों ने बीआरएसपी ने कांशीराम जी के जयंती पर नागपुर में बड़ी रैली की इंदौरा मैदान में, और उसी रैली में मैंने एक ऐलान किया था कि महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी ने बाकी सभी छोटे बड़े अंबेडकराइट दलों को इकट्ठे करके अंबेडकराइट राजनीति की पहल करनी चाहिए, लीडरशिप करनी चाहिए। यही बात उत्तर प्रदेश में मायावती को लागू होती है। यही बात उत्तर प्रदेश के लिए मायावती को लागू होती है। लेकिन ये दोनों नेता अपने अपने मजबूरी के तहत ये काम नहीं कर पा रहे। प्रकाश अंबेडकर की क्या मजबूरी है वो जाने,
मायावती की क्या मजबूरी है वो देश जानता है। और इसलिए जिन नेताओं से उम्मीद है वो नेता, एक तो नेता होते हैं तो वो एसेट्स में कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन ये नेता होकर लाइबिलिटी में कन्वर्ट होते हैं। और जब लाइबिलिटी में कोई भी नेता या कोई भी पार्टी या कोई भी दल जब लाइबिलिटी में तब्दील होता है तो उसी को रिजेक्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। अब रिजेक्ट करने के भी दो तरीके होते हैं। रिजेक्ट करने वाला वोटर क्या करता है या लोग क्या करते हैं, वो दूसरे बड़े दलों में शामिल होते हैं, बड़े दलों में शामिल होते हैं और अपने अस्तित्व को मिटाते हैं। और दूसरा तबका जो हमारे जैसा होता है कि हम लोग दूसरे दलों में शामिल ना होकर अपने पैरों पर जितनी बची कुची जमीन अपने पैरों तले आ सकते हैं उसको जिंदा करने में कोशिश में लगे रहते हैं। अब ये कोशिश एक चुनाव का मामला नहीं होता। अब ये कोशिश भी उनकी तब सफल होगी जब इसको राजनीति चुनाव जीतने के लिए 20-25% का एक समर्थन मिलेगा, एक उतनी वोट बैंक का समर्थन मिलेगा। अब ये वोट बैंक का समर्थन मिलने के लिए फिर छोटे बड़े दलों को, अन्य दलों को, जैसे महाराष्ट्र में देखो, समाजवादी पार्टी है भी नहीं भी, अलायंस में है भी नहीं भी, सीपीआई है भी नहीं भी, सीपीएम है भी नहीं भी, राजू शेट्टी है भी नहीं भी, ऐसे बहुत सारे, जो एक एक छोटी पार्टी है हमारे बॉम्बे के नजदीक है, उसके 3 विधायक है, वो अभी अकेले अपनी एक लोकसभा सीट लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके या उनके साथ मिलके अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स अपनी स्पेस बना सकती है। हमने इसकी बड़े पैमाने पे कोशिश की महाराष्ट्र में, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल फ्रंट का अलायंस बनाकर महाराष्ट्र में हमने 1 साल पहले पहल भी की थी, अच्छा भी जम रहा था। लेकिन बीच में इंडिया आघाड़ी आ गई और इंडिया आघाड़ी में फिर सीपीआई के, सीपीएम के और अन्य हमारे 2-4 लोग वो इंडिया आघाड़ी में चले गए। तो ये प्रोग्रेसिव फ्रंट का भी मामला ढीला हो गया और इसीलिए वो बड़ी पहल अब फेल हो चुकी है। लेकिन आने वाले विधानसभा में फिर ये एक बार ये पहल बनेगी तो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स, जो आपका सीधा सटीक सवाल है, कैसे खड़ी हो सकती है, तो सारे दल या कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं है, ये दोनों अलायंस के साथ नहीं है, ऐसे कई छोटे छोटे दल हैं, उनकी अपने अपने जिला तहसील में ताकत है। उनको इकट्ठा करके अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स अकोमोडेटिव होकर, दूसरों को मान सम्मान देकर, उनको भागीदारी देकर, उनको जरूरत पड़ी तो लीडरशिप देकर, एक अच्छे संसाधनों के साथ अगर प्रयास करेगी तो महाराष्ट्र में आदिवासी लगभग 9% है, शेड्यूल कास्ट लगभग 14% है और मुसलमान 10%, मुसलमान 10 या 11% है। तो यही तीनों मिलके महाराष्ट्र में भी अगर इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करना शुरू कर दे तो महाराष्ट्र में एक अलग मोर्चा, एक अलग वोट वाला मोर्चा, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, जिसमें अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स एक मेजर रोल कर सकती है, ये करने से बात जरूर बन सकती है। और इसके लिए बड़ी पॉलिटिकल स्पेस भी खाली है। तो ये पॉलिटिकल स्पेस को भरने के लिए अच्छे लीडरों की, एक वेल प्लान वेल डिजाइन पॉलिटिक्स करने वाले लीडरों की, सिर्फ चुनाव आने के बाद घर से बाहर निकलने वाले और बाजार लगाने वाले नेताओं की और पार्टियों की जरूरत नहीं है। इसके लिए गोल ओरिएंटेड, मिशन ओरिएंटेड नेता और संगठनों की जरूरत है। और अगर यह हुआ तो महाराष्ट्र में भी अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, ये मैं दावे के साथ कह सकता अठावले साहब कहाँ हैं आजकल, सुना है नाराज है बीजेपी से। हूँ। आठवले का हैं? नाम जैसे आपने लिया वैसे पार्लियामेंट में भी लोग हंसते हैं और हम भी दोनों इधर हंस रहे हैं। अब जिसका नाम लेकर ही लोगों को हंसी आती है उसके बारे में चर्चा क्या करें।
वो फिलहाल वो अपना रोना रो रहे थे कि मैं पिछले 8 साल से बीजेपी के साथ हूं, हमें इसलिए कम से कम 2 सीटें तो मिलनी चाहिए। अब बीजेपी इनको सीट छोड़िए, मीटिंग को भी नहीं बुलाती। वो जो बीजेपी अलायंस की मीटिंग होती है ना, उसमें रामदास आठवले को निमंत्रण भी नहीं होता है। हालांकि वो मेरे अच्छे दोस्त है, हम दोनों दादर के हॉस्टल में रह चुके हैं एक साथ। लेकिन बीजेपी आजकल आजकल उनको बिल्कुल घास नहीं डालते। शायद मुझे लगता है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद आठवले बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, और बीजेपी भी अगर सत्ता में आती है कि नहीं ये समय बताएगा। लेकिन अगर आई तो वो आठवले को मंत्री जरूर नहीं बनाएगी, क्योंकि जितना बोझ ढोया उतना बहुत हो गया। इसके आगे वो बीजेपी आठवले का बोझ शायद ही ढो पाएगी। अब इस हालत में फिर आठवले मैदान में आकर फिर अम्बेडकराइट मूवमेंट का, पॉलिटिक्स का नारा लगाना, ये उनके लिए एक ही बात बचेगी। तब तब वो फिर उसकी पहल करेगी कि फिर सबने इकट्ठा होनी चाहिए। ये बात संभव है, लेकिन चुनाव के बाद। तो आपकी पार्टी कितने सीटों पे लड़ रही चुनाव? ये जो पहले आपका फेज अलायंस में जो हाँ अलायंस है आपका? पहले फेज में जो 5 सीटें पूर्व विदर्भी है, वो पांचों सीटों पर बीआरएसपी के उम्मीदवार है। 2 ओबीसी है, 2 शेड्यूल कास्ट है और एक ट्राइबल है। और ये पांचों सीटों पर वहां के लोकल छोटे छोटे दल, एक भारतीय ट्राइबल पार्टी है, और वहां के शेकापा वगैरह लोकल पार्टी उस जिले में जो है वो बीआरएसपी के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। एक ओबीसी समाज का संगठन एक सीट पे समर्थन कर रहा है। तो ऐसे हालत में बीआरएसपी अपने अस्तित्व की लड़ाई और अपने मिशन की लड़ाई ये पांचों क्षेत्र में लड़ रही है। दूसरे जो फेज का जो 5-6 सीटों का ऊपर नामांकन है, उसकी डिटेल मेरे पास कल पूरी फाइनल आ जाएगी, तो फिर उसके बारे में मैं बाद में आपसे शेयर करूंगा। लेकिन बीआरएसपी अपने स्वतंत्र रूप से अस्तित्व के साथ अपना एजेंडा चुनावी मैदान में हो, अम्बेडकराइट मूवमेंट का फोकस चुनावी मैदान में डटे रहे, इसके लिए बीआरएसपी इस चुनाव मैदान में और मैं खुद पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ लगे हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव है फिर, तो ये एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर बीआरएसपी चुनाव में मैदान में नजर है। चलिए शुक्रिया सर। और महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में लगातार बातचीत तो होती रहेगी, और महाराष्ट्र में एनडीए के लिए भी आसान नहीं है राहें, खींचतान वहां भी हो रही है और आगे भी होंगी। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। थैंक यू सर। चलो, शुक्रिया आपका भी।